बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, एक तरफ इमरान खान साहब की जारहाना सियासत है। कुछ रूमर्स थी कि शायद किसी बात के ऊपर कोई उनके मामलात तय हो चुके हैं और इन मामलात की तय होने की वजह से इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज उनको बड़ी बेहतर और ठहराव वाली नज़र आ रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि खान साहब ने दोबारा जो बयान दिया, उन्होंने कहा अगर मैं कॉल दूंगा तो फिर इस हुकूमत के बस में या किसी और के बस में रहेगा नहीं कि आवाम का जो प्रेशर है उसको रोका जा सके। दूसरी जानिब जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो मामला है, इमरान खान साहब ने जो उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बदला, उस पर ज़ाहिर है उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कुछ हैरान तो हैं, बट हस्बे रिवायत वो जो भी मौक़िफ़ बदलते हैं उसको वैलिडेशन मिल जाती है उनकी जमात के लीडर्स की तरफ से भी और उनके फॉलोअर्स की तरफ से भी। तो हम आज के प्रोग्राम में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वैलिडेशन कहाँ तक चलेगी। एक तरफ खान साहब ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि हुकूमत से मामलात नहीं संभल रहे और जो हालात वाक़यात हैं वो भी कुछ ऐसा ही नक्शा खींच रहे हैं। ना डॉलर उस तरह से उसकी कीमतें कम हो रही हैं, रुपए की कदर गिरती चली जा रही है, महंगाई हुकूमत जो है वो काबू नहीं कर पा रही। क्या हुकूमत के पास वाकई कोई प्लान था या नहीं, ये भी एक सवाल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जब आपको पता था ये हालात हैं तो फिर आप आए ही क्यों, और क्या वाकई अदम एतमाद आप महंगाई ख़त्म करने के लिए और मुल्क की मैशत को संभाला देने के लिए लेकर आए थे। अब इस पर मज़ीद सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सैलाब का एक इशू है, एक डिज़ास्टर है। खान साहब भी जो कोरोना की वजह से हालात हुए थे उनको इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत सैलाब से आने वाली तबाही को और अपने जो एक वाज़ेह हिकमत अमली ना होना है उसको जस्टिफाई कहीं पे कर सकती है सैलाब की वजह से? ये दूसरा सवाल है जो आज के प्रोग्राम में हम पूछेंगे जी। कुछ और मामलात हैं, आला अदलिया के जजेस में क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, खतूत पे खतूत लिखे जा रहे हैं, डिसक्रेडिट हो जाते हैं इदारे अगर इदारों के अंदर से जो आला तरीन वहाँ पर बैठे हुए मनसब पे लोग होते हैं, जब वो इस तरह के अदम एतमाद का इजहार करेंगे फिर आम आदमी के एतमाद का क्या बनेगा। और ख़ान साहब ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा एक बार फिर किया है। क्या हालात मुतअम्मल हो सकते हैं, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे? तो ये वो सवालात हैं। और कुछ सियासी मुकदमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि रोज़ाना ही उस पर रिपोर्टिंग होती है बॉल टू बॉल, और गिल साहब की ज़मानत भी हो गई। उसके बाद उनके वकील को आज जज से झाड़ भी पड़ गई। तो कुछ हम, क्योंकि हमारे साथ एक माहिर कानून भी हैं, तो उनसे इन मामलात के हवाले से भी पूछेंगे। सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं सिंध में, मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है, गलत या झूठी या सही जो भी ख़बरें हैं, तमाम लोग जो हुकूमत में हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, जो लोग इमदाद करना चाहते हैं मुल्क के अंदर से मुल्क के बाहर से, खुदा के लिए उनका मिसट्रस्ट ख़त्म कीजिए, कुछ ट्रांसपेरेंसी लाइए, कोई सिस्टम लाइए। तो ये तो तजवीज़ है। इसके साथ मेहमानों से आपका तारुफ़ करवा देती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, वज़ीर आज़म के खुसूसी कोऑर्डिनेटर भी हैं, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ तजियाकार जैगम खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून की तारुफ़ के मोहताज नहीं राजा आमिर अब्बास साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। कोई प्लान है हुकूमत के पास मईशत को ख़त्म करने का, इमरान खान साहब की सियासत का जवाब देने का? क्योंकि अभी तक ये लगता है कि इमरान खान साहब कुछ करते हैं और आप लोग जवाब देते हैं, और वो हर वो चीज़ में आप ट्रैप होते हैं जिस तरह का नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक जो इकोनॉमिक अचीवमेंट रही है इस हुकूमत की वो बुरी नहीं रही। वो ये रही है कि हमने एक ऐसे प्रोग्राम को जो 1.25 साल से डिले पे चल रहा था, बल्कि 3.5 साल जो पीटीआई की पूरी हुकूमत थी, जिस तरीके से उन्होंने मिसमैनेज किया आईएमएफ के पूरे प्रोग्राम को, और 4 वजीर खजाना आपने देखे तब्दील हुए, फिर 8 एफबीआर के चेयरमैन, तो वो सारा जो ताखीर और जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट थी उसको हमने 5 महीनों के अंदर कवर किया है। और आईएमएफ का 7th 8th रिव्यू कामयाबी से करके उन्हीं के प्रोग्राम को जो इमरान खान ने किया हुआ था उसको हम आगे लेके चले। और पाकिस्तान में जो एक लिक्विडिटी का क्राइसिस था, जो डॉलर शॉर्टेज थी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, उसको हमने काफी हद तक जो है वो कवर कर लिया है। और जो डिफॉल्ट की बातें हैं वो टोटली बेमानी है, ऐसी अब कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट एट रिस्क ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट। तो एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ महंगाई का जिन जरूर जो है वो बेकाबू है, उस चीज को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन दुनिया में एक एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है। और उसकी अगर मैं आपको मुख्तसरन बयान करूं तो जो 10 अरब की एनर्जी की इंपोर्ट थी
वो 21, 22, 23 अरब पे जो है वो जा पहुंची है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिससे बिजली के नर्क महंगे हुए और पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हुई, तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर महंगाई के राना साहब, अंदर जो है। और जो जो इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट करती है, ज़ाहिर है सबको समझ आती है कि उसके बाद आपकी जो भी एस्टिमेटेड चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन चीज़ है क्या, आपके पास एस्टिमेटेड कोई प्लान है? वो प्लान अभी तक सामने नहीं आया। लगता है फायर फाइटिंग हो रही है और काफ़ी महीने हो गए, फायर फाइटिंग का अमल ही नज़र आता है। नहीं, देखिए, हमने तो पहले ही अनाउंस किया है कि ये जो है स्टेबलाइजेशन का वक्त है। हम कंसोलिडेट करेंगे इकोनॉमी को। जो खसारे इमरान खान साहब फिस्कल डेफिसिट 5500 अरब का छोड़ के गए, उसको हम 4000 के नीचे रखने की कोशिश करेंगे। 4000 अरब के नीचे। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो वो 18 अरब का छोड़ के गए, उसको हम कोशिश करेंगे कि 9-10 अरब के अंदर कंट्रोल करें। तो हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके, ये जो प्रोग्राम जिसके अंदर हम ये मुल्क अभी है, फिस्कल डिसिप्लिन के साथ हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो इस मुल्क के ऊपर जो बेइंतहाशा कर्जे 3.5-4 सालों में चढ़ाए गए, उसकी जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी कि ये हमें नज़र कब आएगा, इसका जो इम्पैक्ट है। ज़ैगुम साहब, आप एग्री करते हैं राना एहसान से? मैं पूछ रही हूँ उनसे कि कोई वाज़े पॉलिसी, क्या हुकूमत आपको भी इनएक्टिव नज़र आती है? दे आर ओनली रिस्पॉन्डिंग टू इमरान खान साहब, जो भी वो टर्न लेते हैं या नया टर्न लेते हैं। मैं यू टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। देखिए, मैं पार्टली एग्री करता हूँ कि ये तो ठीक है कि इमरान खान साहब ने मईशत को बहुत अच्छा नहीं चलाया। ये भी दुरुस्त है कि आखिरी साल में जो उनकी मईशत की मैनेजमेंट थी वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थी। वो एक पॉपुलिस्ट इकानमी की तरफ चले गए और उन्होंने इकानमी को एक ऐसे वक्त पे एक्सपेंड किया, एक्सपेंशनरी वो मोड में गए जब पाकिस्तान की मईशत अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से आपका $18 बिलियन का डेफिसिट आया। और साथ में एक्सटर्नल हालात भी थे, टू बी फेयर टू हिम। जो ये बता रहे हैं कमोडिटीज़ की प्राइसेस जिस तरह बढ़ी, वो जाहिर है वो भी रिस्पॉन्सिबल थे, एक्सटर्नल हालात भी। लेकिन क्या सिर्फ इमरान खान का कसूर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सिर्फ 3-4 साल में हुआ? बिल्कुल नहीं। 30 साल से हम जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं, वैसे तो आप पीछे जा सकते हैं, बहुत पीछे जा सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम भी अगर आप एक मीडियम टर्म में भी देखें तो 30 साल से जिस तरीके की हमने मईशत चलाई है और जिस तरह की हमने एक एलिटिस्ट इकानमी बनाई है कि टैक्स हमने नहीं लेना, खर्च हमने खूब करना है, एलिट्स को हमने खूब हेल्प करना है, उनको टिका के हमने सब्सिडीज देनी है, क्रोनी कैपिटलिस्ट को हमने पालना है, एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज को हमने सपोर्ट नहीं करना, पाकिस्तान में पलने वाली, हमें नुकसान पहुंचाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आपने सपोर्ट करना है। साहब, क्योंकि हम इनको बहुत बार, इन चीज़ों को बहुत बार हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अगर मैं आपसे क्विकली पूछूं, मौजूदा हुकूमत में कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं ये इतने इसको कहना चाहिए कि रेवोल्यूशनरी इकदामात? क्योंकि आने से पहले तो सभी कहते हैं। तंजीला साहबा, इस वक्त तो रेवोल्यूशनरी इकदामात का टाइम ही नहीं है ना। इस वक्त तो फौरी तौर पर जो है आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था, IMF के प्रोग्राम में वापस जाना था हर कीमत पे। सही। यहाँ तक तो ये कामयाब हो गए। लेकिन जो आप कह रहे हैं रेवोल्यूशनरी, चले रेवोल्यूशनरी ना सही, लेकिन उससे काफी कम नीचे हद तक भी कोई स्टेप्स जो हम चाहते थे वो तो नजर नहीं आए। ठीक है। जिस तरह पहले गवर्नमेंट्स में पीछे हो गए थे। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक मिसाल मैं कोट कर देता हूँ। पाकिस्तान की 18% जो मईशत है वो ट्रेडर्स के हाथ में है, जो 1% भी टैक्स नहीं देते। मेरा ख्याल है 1% का 1% शायद उनका टैक्स बनेगा, समझ ले देते ही नहीं। उन पे टैक्स करने की छोटी सी कोशिश हुई, उससे भी स्टेप बैक कर लिया। इतने बड़े बड़े अगर इकोनॉमी के चंक्स जो हैं अगर आप अनटैक्स छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? फिर बजट डेफिसिट ही होगा ना। और जब बजट डेफिसिट आएगा तो क्या करेंगे? आप उधार ही लेंगे ना। ठीक हो गया। भी बैंकों से उधार लेंगे, सही। बैंक का कर्जा लेंगे। राजा साहब, ठीक है राजा साहब, अब मामला ये है कि एक आर्गुमेंट है और बड़ा वैलिड है कि आप अगर महंगाई की वजह से और मुआशी बदहाली की वजह से अदम एतमाद लेकर आए थे, तो फिर अब तक आप खुद क्यों इतने नाकाम हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो हम ये समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश अदम एतमाद की, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के ऊपर अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, ये क्या बनेगा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में? इसको कैसे लिखा जाएगा?
देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में लिखने के लिए तो जो एक दरखास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, और तमाम वो चीजें थी कि कोई कमीशन अगर बन जाता और उसके बाद रिपोर्ट आती तो शायद अभी नहीं बना, बाद में बन जाए, किसी वक्त में बन जाए और तमाम ये चीजें उसके सामने आए कि जनाब क्या वजूहत थी। जो इकोनॉमी की बात हो रही है मैक्रो लेवल पे, कि जो तमाम इंडिकेटर्स थे, चाहे मोदी था, चाहे ब्लूमबर्ग था, चाहे जो भी चीजें थी, क्या उसमें कोई ऐसी मिजरेबल सिचुएशन थी कि पाकिस्तान में लाजमी तौर पे रिजीम चेंज करनी थी, या रिजीम चेंज की वजह आपकी इकोनॉमी से बढ़ के आपकी जो सी फॉरेन पॉलिसी थी, या आपके फॉरेन पॉलिसी का टिल था, या जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, के जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को देख रहे थे। क्या उसकी ये वजह थी? क्या उसकी वजह ये थी कि जनाब जो हमारे मुल्क में एक हमारा कैंप बना हुआ है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जनाब हम अगर कहीं और एक जा रहे हैं, चाहे टर्की देख रहे हैं, चाहे चाइना देख रहे हैं, चाहे रशिया देख रहे हैं, चाहे हम एक ऐसा पेट्रोल की तरफ, या हम जा रहे हैं, या हम बीच की तरफ जा रहे हैं कहीं और से करने का, तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी एक बहुत निचले लेवल पे होगा फैक्टर। अदरवाइज फैक्टर्स के जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट का, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के इश्यूज थे, उस वजह से आपके यहाँ ये कौन सी है चेंज आई। और ये जो ऑपरेशन चेंज था, इसका मकसद था कि चलिए कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ जाए। लोग इसको एक्सेप्ट करते कि अगर हम एक बेहतरी की तरफ जाते, लेकिन आज लोगों ने क्या देखा? आज लोगों ने ये देखा कि जनाब आज के दिन वो नैब के तमाम अमेंडमेंट्स लागू हो गई, वो तमाम केसेस यके बाद दिखरे करप्शन के, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी डूबी रही इतने अरसे के। उसका राजा सबसे साहब, बड़ा क्योंकि आप डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं बड़ा अरसा, तो लेकिन नैब ने कुछ साबित भी तो नहीं किया ना। मतलब ये भी तो दुनिया ने देखा है, और ये आला अदलिया समेत मुल्क के और इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारे भी ये बात कहते रहे कि आपकी नैब ने उस तरह से परफॉर्म नहीं, खुद खान साहब ने कहा वैसा परफॉर्म नहीं किया। आप दुरुस्त कह रही हैं, नैब कोई किसी और मुल्क का इदारा नहीं। आप हमारे जो पिछले 30 साल में सबसे बढ़िया जो डिजास्टर हुआ वो यही हुआ कि अदारों को इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया गया। अदारों को हमने ऐसा बना दिया कि वो एक रेगुलेटर की बजाय एक फैसिलिटेटर बन चुके थे, और इसका तस्करा बारहा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में भी किया कि जब आप अदारों के ऊपर जो उनके हेड्स हैं, वो हर हुकूमत अपने क्रोनीज लगा लेती है, और जब क्रोनीज लगाते हैं वो फिर चाहे नैब हो तो वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को के हद तक तो यूज करते हैं। अदरवाइज वो इसको उस अंदाज में कि करप्शन को एक नासूर समझ के कभी उस पर काम नहीं हुआ। दिस अनफॉर्चुनेट, एंड द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज कि हमने उस कानून की ही तकियां बखेर दी और खत्म कर दिया। मैं जरा यहाँ पे एक ब्रेक ले लूँ, जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। हमने जो प्रॉब्लम है वो तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब मसला ये है कि एक तरफ सारे इदारे बारी बारी डिस्क्रेडिट होते चले जा रहे हैं, और खान साहब ने जो मौक़िफ़ बदला था आर्मी चीफ की तैनाती, और ये कहा गया कि ये स्टेटस को कायम रह सकता है इंतखाबात तक, तो शर्त फिर वही इंतखाब वाली है। तो उसका वे आउट क्या है? क्या ये डेडलॉक ऐसे रहेगा? ये अपने मेहमानों से पूछेंगे। जी हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ैगम साहब, जो ज़ाहिर है एक तरफ इकॉनमी है उसको स्टेबल करने के लिए राना साहब कह रहे हैं कि जो कोशिशें हैं वो थोड़े अरसे में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो मामलात हैं, चाहे वो आर्मी चीफ की तैनाती हो, चाहे वो जजेस के मामलात हों, ये जो लड़ाई है जिस तरह से इन इश्यूज़ के ऊपर लेके सियासत हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और फिर हमने देखा कि मज़हब का कार्ड, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह के हालात में वो हैं और जिन चीज़ों पे वो खान साहब पे तनकीद करते हैं, ख़ुद वही हरकतें करते हैं वो।
जी तंजीला, देखिए सियासत की अगर आप हद पर देखें या ज़रा पीछे भी चले जाएं, तो जो रूल्स ऑफ द गेम्स चाहिए डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, वो हमारे यहाँ मिसिंग है। एक तो रिटन रूल्स ऑफ द गेम्स होते हैं जो आपका आइन है। यहाँ पर तो आइन को लोग मानने को तैयार नहीं है, आइनी इख्तियारात को मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं वजीर आजम का अख्तियार ही नहीं है कि वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करें। मतलब जो आइन खुल्लम खुला जो अख्तियार देता है, जो लिखा होता है, उसको मानने को तैयार नहीं है। और दूसरे लेवल पे जो नॉर्म्स होते हैं कि किस तरीके से बिहेव किया जाएगा, वो तो बिल्कुल ही मिसिंग है। तो वो आपको उसके नतीजे में नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में इतने फिशर्स आ गए हैं, इतनी नफरत आ गई है, इतनी तकसीम आ गई है, और ये तकसीम पूरे माशरे में मजीद फैल रही है। और ये तकसीम अच्छी खबर नहीं होती। इसका असर जो है वो आपकी तरक्की पर भी पड़ता है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। तो जो मिसिंग चीज़ है हमारे यहाँ, वो कंसेंसस ऑफ द एलीट है कि मुख्तलिफ जो एलीट ग्रुप्स हैं वो अभी तक इकट्ठे बैठकर ये चीज़ तय करने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से मुल्क को चलाना है। एक बात पे उनका अग्रीमेंट ज़रूर है, वो है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसमें आपको कमाल की कंटिन्यूटी नज़र आती है। आपको मैं सिर्फ दावत देता हूं कि आप शुगर इंडस्ट्री के बारे में हुकूमतों का रवैया देख लें। कोई हुकूमत नहीं होगी जो शुगर इंडस्ट्री को लाडलों की तरह ना पालती हो, जिसको फायदे ना देती हो। इमरान खान साहब की अपनी शुगर इंडस्ट्री नहीं है, बाकी तो दोनों रूलिंग फैमिलीज की है, लेकिन इमरान खान के दौर में शुगर इंडस्ट्री ने उन दो से भी ज्यादा फायदा उठाया। आप प्लाट माफिया को देख लीजिए, कौन सी हुकूमत है जिसमें मजे नहीं किए। इस हुकूमत में देख लीजिए, आम आदमी की बेहतरी मईशत डूबी हुई थी। जी, आम आदमी की बेहतरी के लिए कंसेंसस नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ राजा साहब, आम आदमी जो है वो इंसाफ की तरफ भी देख रहा है, और इतने सारे पॉलिटिकल केसेस को जिस तरह से प्रायोरिटी मिलती है और जो लाइमलाइट उन केसेस को मिलता है, और फिर जो इस वक्त हो रहा है आला अदलिया में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात को लेके, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? फिर ये जो पर्चे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए? सियासी जमातें बैठ के तय कर लें या कोई और तय कर ले? देखिए, बेसिक काम तो सियासी जमातों का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में जो चीजें तय होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रही। सबसे पहली बात जो इस पूरे सिस्टम में इतनी बातें हो रही है कि पार्लियामेंट को चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक एरिया, ग्रे एरिया है, वो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है। ये तमाम चीजें जो सी हैं इस इलेक्टोरल सिस्टम में, जो पार्टिसिपेशन है, वो आप देखिए अभी भी बात हो रही है एलीट क्लास। जब तक कॉमनर की, जब तक पब्लिक की, जब तक आम आदमी की उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट में जहर साहब और इन जैसे दूसरे पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, तो आप इस मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम में, आपने अक्सर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से सुना होगा कि जनाब ये पार्लियामेंट की चीजें हैं, चाहे वो डिप्टी स्पीकर का इश्यू हो, चाहे पंजाब असेंबली का इश्यू हो, चाहे वो आर्मी चीफ की जो सी है एक्सटेंशन की बात हो, आपको याद होगा कि लॉ की बात हो, तो ये तमाम चीजें पार्लियामेंट ने करनी थी। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में वो जो उसने अपनी ड्यूटीज थी, उसका काम ये नहीं था कि उसने सिर्फ जाके जो तरक्याती फंड्स हैं या डेवलपमेंटल फंड्स जिनको आप कहती हैं, उसकी हद तक एक एमएनए का रोल हमें नजर आता था। और इससे पहले असेंबलीज में हमें क्या नजर आया कि मिनिस्ट्रीज मिलती थी अपने एस ब्लॉक में, आर ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। ये जो अदारों की बात हो रही है कि ये जो नॉन प्रॉफिट अदारे हैं ऐसे हुए, पीआईए के साथ क्यों ये खिलवाड़ हुआ, क्यों इतने एम्प्लॉयमेंट्स अननेसेसरी। अच्छा, ये तो तारीखी चीजें ना जिसपे हम बार बार ज़ाहिर जाते हैं, तारीख को दोहराए बगैर तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन राना साहब, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, आपकी जमात जिसको कल तक हम सिंपथाइज सारे लोग कर रहे थे कि भाई आपके ऊपर इस तरह से मुकदमे बने, आपके सारे लीडर आके रोते हैं कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बने, साबित नहीं हुआ, साल डेढ़ साल हमें रखा गया जेलों में, आपकी जमात ने सीखा क्या है? लेसन्स क्या लर्न हैं? आपके एहसन इकबाल साहब के ऊपर हमला हुआ था, मज़हब का कार्ड आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, आज वही मज़हब का कार्ड इस्तेमाल अगर होगा आपके जमात की तरफ से और कोई उसकी मजम्मत नहीं करेगा,
आप डिसोन नहीं करेंगे, तो ये क्या मैसेज जाता है? मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, आपकी जमात ने कुछ नहीं सीखा। देखिए, मजहब जो है वो सियासत में सियासी मफाद के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। और देखें, बदकिस्मती से इस वक्त जो शुरुआत है वो इमरान खान साहब करते हैं, जब वो ऐसा तासर देते हैं मसाले दे के कि जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो जिहाद है और वो हजूर पाक की टीचिंग्स के मुताबिक है, और जो ये लोग हैं ये शायद उससे मुख्तलिफ हैं या उससे अलग हैं, और ये उनकी डेली जो तकरीरें होती हैं ये उसका हिस्सा होता है, खुलासा होता है। देखिए, ये होना नहीं चाहिए उनकी तरफ से भी, और फिर जिस तरह का जवाब हमारी तरफ से आया वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया उस जवाब को, किसी ने जो है वो अगर कंडेम नहीं किया तो सपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन फर्क क्या रह गया? हम तो खान साहब को यही कहते थे, आप कंडेम नहीं करते, लोगों को बुली किया जाता है, लोगों को हरास किया जाता है। आप मैं तो कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए। सियासत के अंदर मजहब का कोई लिंक नहीं है, और हमने तो भुगता एहसन इकबाल साहब, जिस तरह पीटीआई ने उस वक्त जो है वो सारी चीजों को फैजाबाद धरने के वक्त जो हुई वो उनको दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें, इस चीज की हमें जरूरत नहीं है। और इंटॉलरेंस जो है वो पाकिस्तान का मैं समझता हूं नंबर 1 प्रॉब्लम है। लेकिन इमरान खान जो है वो तो उनके तो जो कानों में जो साइडों पे जो विस्पर करने वाले हैं वो तो उनको स्पेशली गाइडेंस देते हैं कि आप जो है अब मजहबी टच दें, आप इस्लामिक टच दें। तो और इसी तरह जो जब आप कहते हैं किसी को कि ये मीर जाफर हैं और ये चीजें हैं, तो ये चीजें सियासत जो बदकिस्मती अच्छा, से बहुत ज्यादा आपने जिक्र किया कानों में विस्पर करने वालों का। राजा साहब, उनकी अपनी जमात के लोग, फैसल वादा जैसे लोग कह रहे हैं आस्तीन के सांप है खान साहब के साथ। तो आपको भी लगता है कि खान साहब को कहीं ऐसे नुकड़े लगा रहे हैं कि वाकई वो नाअहल होके ही उनका साथ छोड़ेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि खान साहब की पार्टी जो सी है उसमें जो उसके ओरिजिनल्स थे वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं उनमें यकीनी तौर पे बहुत से जिनको कहा जाता है कि जनाब ये जो से हैं ये अपनी सीटें जीतने के काबिल हैं, ये जीत जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे थे जो मजबूरी से उन्हें रखे। लेकिन वो सब कुछ रखने के बाद अब इतना अरसा हो गया खान साहब को, तो अब उनको पता होना चाहिए कि आस्तीन के सांप अगर हैं और कोई इस किस्म की बातें की जा रही हैं या कि ऐसी बात आती है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो अब अगर खान साहब उसको नहीं रोकते तो फिर तो खान साहब उसके जिम्मेदार होंगे। एंड आई बिलीव कि उनको काफी सारा तजर्बा हो गया है और अब वो इन चीजों से उनको समझ आ जानी चाहिए कि जनाब कि जो ऐसे मौका परस्त किस्म के सियासतदान हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि जनाब कि हमने हर हाल में कुछ चीजें हैं कि हमने इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतने के लिए हमें जो कुछ राजा साहब, मुझे तो ऐसे लग रहा है कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं हमने हर हाल में खान साहब को नाअहल होने से पहले कहीं पे रुकने नहीं देना। ये तो खैर, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। जो सरदस्त एक मामला है उस पर अब खबरें जो आ रही हैं वो ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कैसे नवंबर मुख्तलिफ होगा और पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। राजा साहब, आपकी तरफ आती हूँ बगैर किसी तमहीद के। अब जो 2 मामलात हैं आर्मी चीफ की तैनाती पे, इमरान खान साहब ने जो कहा और फवाद ने उसकी जो वजाहत की, शिरीन मज़ारी ने जो वजाहत की, वो आपस में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी। बहरहाल, आपको लगता है कि इलेक्शन हो सकते हैं जल्द अज जल्द और ये सारा मामला जो है ये अब इलेक्शन से ही जाके ठहरेगा? आप कहते तो यही हैं, लेकिन मैं फिर आपसे एक बार फिर चाहती हूँ कि इमरान खान के मौक़िफ़ बदलने के बाद शायद आपका भी मौक़िफ़ को बदला हो। नहीं, आप बता दीजिए मैं कौन सा मौक़िफ़ दे दूं। नहीं, जस्ट आप हमेशा ये कहते हैं ना कि इलेक्शन करवाएं, तो मैंने कहा मैं पूछ लूं कि शायद आप अब कुछ और सोच रहे हैं। नहीं, देखिए, इलेक्शन के अलावा हल बता दें जनाब, जैसे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तमाम जो पॉलिसीज की बात हो रही थी, तो डू यू थिंक कि जो मौजूदा टाइम है जिसमें हाफ द पार्लियामेंट इज नॉट देयर और जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसमें 180 डिग्री पोल्स
जो आप बैठे हो, जिनकी पार्टीज की पॉलिसीज कुछ और हैं, जिनकी डायरेक्शंस कुछ और हैं, जिन्होंने फ्यूचर में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ना है, तो क्या आप समझ रही हैं कि ये तमाम जो इतने मसाइल हैं इनका हल मौजूदा पार्लियामेंट से निकल आएगा? आई डोंट थिंक सो। सूनर और लेटर, अब तो टाइम पीछे रह कितना गया, जुलाई में इस गवर्नमेंट ने वैसे ही अपना टाइम खत्म कर लेना है। तो अब उसमें हम पॉलिटिकली सुनते भी आ रहे हैं कि जनाब हम तो नहीं बैठे थे, हमें तो लाके बिठा दिया गया। और अभी भी बहुत से ग्रुप्स हैं विद इन पार्टीज के एक तरफ कहा जाता है कि जनाब हमसे क्यों ये तमाम काम करवाए और ये जो सब डिसीजंस लिए गए इसका रिजल्ट तो हमें फिर इलेक्शन में मिलेगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये जितनी प्रोलॉन्ग होगी इसमें पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है राणा साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सवाल जो राजा साहब पूछ रहे हैं आपके पास ही ले आती हूँ। इस मौजूदा पार्लियामेंट से इन मसाइल का हल निकलेगा? आपकी अपनी लीडरशिप आपके मुआशी फैसलों से खुश नहीं है, मरीम नवाज समेत वो कह चुकी हैं कि ये फैसले अवाम के हक में नहीं हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भी शाहिद हकान अब्बासी साहब एक बड़ी क्लियर पोजीशन लेते हैं। दोनों मामलात का बता दीजिए कि क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की इमरान खान बात करते हैं और मानते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज होने की जो वजह है वो खुद है और वो उसके ऊपर लगे हुए हैं पॉलिटिकली इंस्टेबल पाकिस्तान को करने के लिए। जिस तरह आईएमएफ को खत लिखा गया केपीके की हुकूमत से, जिस तरीके से वो कमेंट्री कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनना चाहिए, ये क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये बनता है कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन हार जाएंगे तो क्या वो तब अपनी हार तस्लीम कर लेंगे? तब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे? तो ये देखें, ये सब कुछ, और अभी जिसको वो इलेजिटिमेट हुकूमत कह रहे हैं वो एक आईनी तरीके से आई है और आइन शिकनी इमरान खान साहब ने खुद की। उसको जो नो कॉन्फिडेंस को रद्द जब उन्होंने किया और उनके स्पीकर ने किया, तो कहने का मकसद ये है कि एक आदमी की जो अना है उसके मुताबिक तो ये मुल्क नहीं चल सकता। क्या अब अगर जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या जो आईएमएफ का जो मुआहदा है वो खुद ब खुद ही पूरा हो जाएगा? ये हुकूमत सब वो काम कर रही है जो करने की जरूरत थी। हमने डिफॉल्ट से इस मुल्क को बचाया, आगे हम स्टेबिलिटी भी लेके आएंगे। अगर हमने मुश्किल फैसले किए हैं तो हम उनको फिर उसका रिजल्ट भी आपको ला के दिखाएंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। तो मैं समझता हूं कि एक आदमी खुद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बना रहा है और कह रहा है कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, और मेरे मुताबिक चलो मैं जो मर्जी करूं, मुझे आप ना चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं पॉपुलर हूं। मैं तोशा खाना के जो है वो इनकम ना डिक्लेयर करूं तो आप मुझे चेक नहीं कर सकते। मैं फॉरेन फंडिंग के मैं जरा ज़ैगुम साहब से दोनों पे कमेंट ले लूं। ज़ैगुम साहब, दोनों मामलात इलेक्शंस हो सकते हैं आपके ख्याल में? क्या मुज़ायका है जब हैंडल भी कुछ नहीं हो पा रहा हुकूमत से अपेरेंटली? दूसरा ये कि तैनाती के मामले के ऊपर आप किस तरह से देखते हैं खान साहब का नया मौक़िफ़? देखिए, अगर हुकूमत चाहती है तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। बात यह है कि सवाल ये आया कि क्या इलेक्शन के अलावा कोई हल है? जी बिल्कुल है। इलेक्शन के अलावा हल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि जो आइन में लिखा हुआ है उसका एहतराम किया जाए। पाकिस्तान में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा तो यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स भी बनेगी, और कोलिशन गवर्नमेंट उसकी बनेगी जिसके पास पार्लियामेंट में ज्यादा मेंबर होंगे। आपके आइन में यही लिखा है। इमरान खान साहब के पास भी जो पार्लियामेंट है उसमें अक्सरियत नहीं थी, वो भी एक माइनॉरिटी पार्टी थी, लेकिन अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई। और जहां पे किसी पार्टी के पास पार्लियामेंट में वाज़ेह अक्सरियत नहीं होती, वहां हुकूमतें बनती रहती हैं, गिरती रहती हैं। इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज में एक पार्लियामेंट की मुद्दत में 4-4 दफा भी हुकूमतें गिर जाया करती हैं। जो मुद्दत होती है वो पार्लियामेंट की होती है, वो मुद्दत हुकूमत की नहीं होती। और जहां तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, बात सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान अगर हारेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। उन्होंने कसम खाई है वो जीतेंगे तो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। जो 4 साल उनकी हुकूमत में थे, क्या उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त थी? क्योंकि उन्होंने फैसला किया हुआ था कि अपोजिशन को लेजिटिमेट एक्टर्स, लेजिटिमेट प्लेयर्स मानना ही नहीं है, उनको चोर डाकू गर्दानना है। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से कभी हाथ ही नहीं मिलाया।
अपोजिशन के साथ कभी मिलकर काम ही नहीं किया। ठीक है, खुला ठीक कहते है, थे कि अपोजिशन की ये जगह बड़ा जेलों में है। अहम नुक्ता है। राजा साहब, एक जुमले में बता दीजिए, खान साहब अपनी सियासत में कोई लचक जब तक नहीं लाएंगे, क्या ये मामला उनका जैसे भी चले, इलेक्शन या ना इलेक्शन, वो आगे बढ़ सकता है? देखिए, पॉलिटिशियंस को हालात के मुताबिक, और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के मफाद की खातिर, अगर पाकिस्तान की मफाद के खातिर उनको लचक लानी है तो जरूर लेके आनी चाहिए। राणा साहब, आखिरी कमेंट आपसे, आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं मैं कॉल दूंगा और कोई रोक नहीं सकेगा। देखिए, अगर इस निज़ाम को आपने चलाना है तो हुकूमत और अपोजिशन को एक वर्किंग रिलेशनशिप में आना होगा, वरना ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पाएगा। चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे हमारी हुकूमत आ जाए, जो मर्जी हो जाए, तो वो वर्किंग रिलेशनशिप पहले बनाएंगे तो फिर आगे मुल्क चलेगा। बिल्कुल सही। राना एहसान अफजल साहब, राजा अमर अब्बास साहब, ज़ैकुम खान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो सैलाब का रिलीफ ऑपरेशन है, जो एहतियात जमा हो रहे हैं, वो भी इसकी नज़र हो रहे हैं, इस पॉलिटिक्स की। और पूरी सोसाइटी में जो पोलराइजेशन है, मिसट्रस्ट एक के बाद एक इदारे के ऊपर आ रहा है। आपने सिविल सोसाइटी के ऊपर एक मिसट्रस्ट पैदा किया, आपने जर्नलिस्ट के ऊपर एक मिसट्रस्ट पैदा किया, आपने हर उस इदारे के ऊपर मिसट्रस्ट पैदा कर दिया है जो इदारे इस रियासत के सुतून हैं, पिलर्स हैं। तो ये ट्रस्ट वापस लाने में इमरान खान साहब का बड़ा बुनियादी किरदार है, अगर वो अदा करना चाहें, और बाकी जमातों का भी। आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।